It's not about products. Logistics is all about delivering experience. So आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली लॉजिस्टिक्स फुलफिलमेंट स्ट्रेटजीज इन ई कॉमर्स। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मेनली दो सेट ऑफ ऑडियंस के लिए। एक वो जो ऑनलाइन ग्रो कर रहे हैं, एक वो जो रिटेल में रहते हुए भी ग्रो कर रहे हैं और उनका अपना ऑनलाइन चैनल है। मैं उनको कभी ये चीज़ नहीं समझा सकूंगा या मेरी बातें उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो बिल्कुल ही स्केल अप कर रहे हैं अभी, या जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, जो ई कॉमर्स को समझना चाहते हैं या ई कॉमर्स में लाइक 10 ऑर्डर्स 15 ऑर्डर 20 ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो वो मैं जो बात कर भी रहा हूँ वो आज उसको ना सुने, ये उनके लिए नहीं है, वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स करेगा उसको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद लॉजिस्टिक। ग्रोइंग मार्केट है हमारी, 46 लार्जेस्ट मार्केट में हम आते हैं। उसकी बहुत सी रीज़न्स हैं, उसकी बहुत सी रीज़न्स उसमें ये आती हैं कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट की लेटेंसी है वो भी डे बाय डे बहुत बेटर हो रही है, और जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जहाँ से 70-80% ई कॉमर्स ड्राइव होता है। तो हमारा जस्ट टू शेयर द इन्फॉर्मेशन, हमारा 80% ई कॉमर्स जो है वो ड्राइव होता है KLI से। ठीक है, और उसके बाद इसी के अंदर JKLIF मतलब गुजरांवाला, मुल्तान और ये वाले एरियाज़ कर लें तो ये है। उसके बाद बाकी पूरा जो पाकिस्तान है, इस्लामाबाद रावलपिंडी को छोड़ के इट्स नॉट मोर देन 10 to 12%। ठीक है, आपका मेजर जो मार्केट शेयर है ई कॉमर्स का वो यहीं पे ड्राइव हो रहा है। उसके बहुत सी रीजनिंग है। अब क्या आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है? हाँ, एग्जैक्टली ये। सो ये कनेक्ट होता है सारा कि हम ग्रोइंग मार्केट में होने के बावजूद जो आज का हमारा 10-12% है वो इसलिए है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस हैं। हाई लेवल एग्जांपल देता हूँ ताकि बात को थोड़ा नैरो डाउन कर लें। आज भी आपकी 2-3 एग्जांपल लेते हैं जो कि रियल लाइफ एग्जांपल हैं। होता ये हर कोरियर या लॉजिस्टिक चलता है इकॉनमी ऑफ स्केल पे, कि अगर वो एक ब्रांड को कमिट कर रहा होता है कि मैं आपको एक सर्टन रेट दूंगा, वो इस पेस पे कर रहा होता है कि इससे मुझे बड़ी कमिटमेंट है। अब उस बड़ी कमिटमेंट के अंदर उसका फोकस होता है कि मुझे मैक्सिमम वो सिटीज़ मिले जहाँ पे मेरी टीम, मैं ऑपरेशनली बहुत एक्सपैंड कर चुका हूँ या मेरे ऑपरेशन बहुत स्मूथ और रोबस्ट है। लेकिन कोई भी ऐसे बिजनेस नहीं देता। TCS ई कॉमर्स में उतना सक्सेसफुल नहीं है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ही ये है कि TCS का जो फ्लॉज हैं वो अपनी जगह। द प्रॉब्लम इज TCS इज़ वन ऑफ दैट कोरियर जो मैक्सिमम सिटी प्रोवाइड करता है। अब उसमें आपका सांगड़ भी आ रहा है, उसमें आपका देपालपुर भी आ रहा है, उसमें आपका वाकेंड भी आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है उधर के इतने पार्सल्स ही नहीं हैं कि वो टीम मेंटेन कर सके। जब वो टीम मेंटेन नहीं करते तो प्रॉब्लम ये होती है वो वर्क अराउंड निकालते हैं। वो वर्क अराउंड क्या होता है कि एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है जो सुबह 9 से शाम 2-3 बजे तक या जॉब करता है या बीच में उसकी सेटलमेंट है, वो निकल आता है, और वो क्या करता है कि वो महीने में एक दफ़ा या 2 दफ़ा वीक में वो रूट अटेम्प्ट करता है। जब वो रूट अटेम्प्ट करता है हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, तो उसमें आपकी लॉजिस्टिक्स की इस पूरी मैनेजमेंट, क्योंकि देखें इसमें जो हिट हो रहा है वो ई कॉमर्स हो रहा है और इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो सबकी है। जब आप मर्चेंट्स को मिलेंगे ब्रांड को, वो बोलेंगे लॉजिस्टिक वाले ठीक नहीं है। जब आप लॉजिस्टिक को मिलेंगे वो बोलेंगे हमारे ये चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो ना इसमें गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट है और ना इसमें कोई प्रॉपर प्लान या रोड मैप या इसको रेगुलेट किया जा रहा है या इस पर कोई वर्किंग नहीं है। तो ये वो गैप है जो एक वक्त है आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की एक सर्टन बाइंग पावर है, एक डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, और उसी पे ब्रांड्स आ रहे हैं और वहीं पे कंपटीशन चलना शुरू हो गया। अभी आप सुनना शुरू कर देंगे, जो कि अभी आपको पता भी चलेगा, जो लोग 3-4 साल से ई कॉमर्स कर रहे हैं वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार फेसबुक महंगा हो गया, वो कहते हैं गूगल ऐड तो पहले ही महंगा था, फेसबुक महंगा हो गया। देखें, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा थिंग, कि पहले आपका फेसबुक था, उसका एल्गोरिथम था और उसके ऊपर 5 ब्रांड्स थे और ऑनलाइन बाय करने वाले 100 लोग थे। ठीक है, तो आपको कॉस्ट पर एक्विजिशन अच्छी आ जाती थी क्योंकि ब्रांड्स कम है और वो कम है।
अब फेसबुक ने बिडिंग शुरू कर दी, सही है, यहाँ वो 80 के 80 लोग हो गए, फिर हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर गई, हमारी जो है वो क्या कहते हैं बाइंग पावर और जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है वो भी स्ट्रगल कर रही है, ओवरऑल आपकी मुल्क की सिचुएशन, लेकिन आप कैंपेन्स पे कैंपेन्स लगाई जा रहे हैं, ठीक है, और अब ब्रांड 80 हैं, ख़रीदने वाले कम हो गए, फेसबुक का पैसा तो बन रहा है, क्योंकि अगर सैफायर 20 रुपये लगा रहा था, दूसरा 25 लगा रहा है, वो 30 लगा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट, अच्छा मैं अब इतनी डोमेन्स क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी ई कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है कि एक फनल में कोई भी एक चीज़ आप उठाएंगे ना, उसका इम्पैक्ट थ्रू आउट फनल में जा रहा होगा, वो इधर से कनेक्ट हो जाएगी, उधर उधर से कनेक्ट हो जाएगी, इधर और उसमें एट द एंड आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रगल करेगा। आइडियल अप्रोचेस क्या है? आइडियल अप्रोचेस ये हैं जो डिफ़िकल्ट है आज के लिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सेल के लिए अपना सिस्टम चाहिए, अपना ग्रोथ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म चाहिए, अपना डेटा सेट चाहिए जो इस मार्केट के डायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज हो सके, ठीक है। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, लोग ये समझते हैं कि देखें फेसबुक ने जब स्टार्ट किया, उसने इवॉल्व किया, उसने ग्रो किया, हमें उतने शशके नहीं चाहिए, हमें उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनना। चाइना भी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट, बट द थिंग इज़ हमें उतना पैकेज चाहिए जो हमारे अपने लिए सस्टेनेबल हो जाए, जो हमारे अपने लिए ROI तो लाके दे सके बिजनेस को। आज आप फेसबुक को पे नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट बैंक और आपके पास अपने रिजर्व्स ही नहीं है, ठीक है, तो क्या बेटर है, आप अपनी फेसबुक और अगर इंस्टाग्राम नहीं होता तो आप बिलबोर्ड्स के थ्रू जाते, आप लोगों को SMS करते, आप लोगों को उन मीडियम से कनेक्ट करते। मुझे लगता है आज भी जो ब्रांड जिसके पास 3-4 साल का डाटा सेंट्रलाइज है ना, वो अगर राइट वे में क्या कहते हैं इस चीज़ को प्लान करे या मैनेज करे तो उसको एक सर्टन परसेंटेज ऑर्गेनिक ट्रैफिक की तो वो ले ही रहा है, प्लस SMS और ऐसे मीडियम्स पे ज़्यादा रिलाई करना चाहिए जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक इज़ अ वेरी इजी सोर्स, बस जस्ट बिकॉज क्योंकि उस पर वो नंबर स्टैट्स और वो चीज़ें बहुत एक्यूरेट और एफिशिएंट मिल रही है। नो डाउट फेसबुक के प्लेटफॉर्म का कोई कंपटीशन या कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो हमारा सर्वाइवल नहीं है, वो हमारा सर्वाइवल नहीं है क्योंकि अभी हम एक लूप में स्टक हैं और ये प्लेटफॉर्म्स दे डू नॉट केयर अबाउट आवर मार्केट। फेसबुक ने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ स्पेशल नहीं किया, शॉपिफाई ने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ स्पेशल नहीं किया। एक कंपनी है, इसको आप स्टडी करें, एड प्लूटो। सो एड प्लूटो क्या करती है, जैसे आपका गूगल एड है ना, पाकिस्तान की मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर एड प्लूटो वैसे आपकी एड्स को रन करता है और बेस्ड इन पाकिस्तान वो आपको चार्ज करता है और वो आपको लेके आता है। अच्छा, मुझे आइडिया पता है, मैंने 1-2 बड़ी प्रॉपर्टी जाइंट्स को उनके साथ काम करते देखा है, ना ये मेरा प्रोडक्ट है, ना मेरा से कोई ताल्लुक है, ना मुझे ये पता है कि बहुत अच्छा है नहीं, बट मुझे आइडिया अट्रैक्ट किया कि मैं जो आइडिया पे बात करना चाह रहा हूँ। सो ये ओवरऑल देखें, ग्लोबल ई कॉमर्स की अगर हम बात करें ना, तो मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑटोमेटिकली सबको पता है कि ग्रो कर रही है, इवॉल्व कर रही है। उसकी रीज़न है जोग्राफिकल, कोई लिमिटेशन नहीं है। पहले आज से 5 साल पहले बिज़नेस करते थे, आपको कैपेक्स लगाना पड़ता था, आपको आउटलेट्स ओपन करनी पड़ती थी, फिर उनकी 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेडियस की उनकी लिमिटेशन है, ठीक है। आज आप एक शॉपिफाई का स्टोर बनाओ, अच्छा सा प्रोडक्ट सोर्स करो, या ड्रॉपशिप से ले लो, अलीबाबा से ले लो, कुछ भी डिफरेंट मीडियम्स है, ठीक है। जो स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं वो अपनी इन्वेंट्री जहाँ से सप्लाई चेन मूव करते हैं वहीं पे वो एक सर्टन चंक वेयर हाउस के लिए रख देते हैं, जो ऑनलाइन के लिए। हमने एक स्टेप और उसको आगे ले गए क्योंकि जब हम कोविड में थे तो हमारी कंपनी ने बेसिकली जो स्टैब्लिश ब्रांड्स थे ना उनको सेंट्रलाइज किया। हमने ओमनी चैनल का कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, वी वर द पायनियर, जिसमें जब कोविड आया, बनाम उससे पहले ही रहे थे, लेकिन जब अब कोविड आया तो उसमें जब आउटलेट्स सारी जो है दे वर इन लॉकडाउन, हमने उन सारे सिस्टम्स को डिजिटली कनेक्ट किया, पोर्टल बनाया और हर आउटलेट को फुलफिलमेंट सेंटर की तरह बिहेव कराना शुरू कर दिया। उसमें बड़े ब्रांड्स कोलैप्स होने से बचे, उनकी इन्वेंट्री लिक्विडेट हुई। आज भी ये इधर पीछे ही होते हैं, मिनी माइनर, जंगजा, शनायर, इन ब्रांड्स का आइडिया है ना, दे डू नॉट हैव डेडिकेटेड वेयर हाउस। इनकी मोर देन
100 आउटलेट्स कनेक्टेड हैं जो डायरेक्ट फुलफिलमेंट सेंटर है और उनकी इन्वेंट्री शेयर्ड है, तो सेलिंग प्रोबेबिलिटी इज़ ऑन अ हायर साइड, ठीक है। ऑर्डर का लीड टाइम हैज़ डिक्रीज्ड क्योंकि कराची का कराची से जा रहा है, लाहौर का लाहौर से जा रहा है, तो इनको बहुत एडवांटेज है। प्रॉब्लम किनको है? प्रॉब्लम उनको होनी है जो बिगर जाइंट्स हैं, उनके पास दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, दे हैव लॉट ऑफ बजट्स और उनके पास वो इंफ्रा बेटर वे में मौजूद है टू प्ले अराउंड। जैसे एक बड़ा ब्रांड है, उसको ये बात पता है कि मैं कश्मीर में मैं यहाँ से भेजूंगा तो 5-6 दिन लगेंगे। विद और टेक्नोलॉजी नाउ व्हाट दे कैन डू इज़ कि वो कश्मीर की आउटलेट से ही या अपने राइडर्स के थ्रू या TCS या किसी कोरियर के थ्रू उसको वो लोग डिलीवर करवा देते हैं। सही है। पहले सप्लाई चेन इस तरह चलती थी जब ई-कॉमर्स नहीं था कि इन्वेंट्री आती है, प्लानिंग होती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आपकी मल्टीपल आउटलेट्स पे चला जाता है, फिर इंटर स्टोर ट्रांसफर्स होते हैं, फिर इस तरह ये पूरा नेटवर्क मैनेज होता था। ऑनलाइन आने से उनका ROI क्यों बेटर हो गया है? इस वजह से बेटर हो गया है कि पहले वो एक डेडिकेटेड वेयर हाउस बनाते थे, अब तो वो भी उन्होंने बनाना ख़त्म कर दिया, ठीक है। फिर एक और एडिशनल आया कि अगर आप लाहौर बेस्ड ब्रांड हो, आप चाहते हो, आपको पता है कि डे वन से डेटा के थ्रू, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू कि अगर आप 10 करोड़ की प्रोडक्शन कर रहे हो, 5 करोड़ आपका कराची में बिकना है, लेकिन आपके पास कराची में मसल्स नहीं है, नो इश्यूज़, अब आपके पास फुलफिलमेंट सेंटर्स आना शुरू हो गए, ठीक है। वो फुलफिलमेंट सेंटर कौन से हैं? वो फुलफिलमेंट सेंटर्स लेपर्ड दे रहा है, TPL दे रहा है, ये दे रहा है। इससे आपको एडवांटेज क्या है? इससे आपको एडवांटेज ये है कि आपके कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक और बहुत बड़ा फैक्ट है कि इस वक्त जो हमारी मेजॉरिटी बाइंग है ना 70-80%, वो फैशन, शू और इसी की सराउंडिंग में। इसमें एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये साल में 3-4 दफ़ा ही सीज़न आता है, ठीक है। आपकी फ्लैश फ्राइडे की सेल आ गई, आपकी क्या कहते हैं समर क्लियरेंस आ गई, आपकी विंटर क्लियरेंस आ गई, आपका 23 मार्च आ गया, ये आ गया। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप अपने वेयर हाउस मैनेज करें। एक बेसिक एग्जांपल है, आप एक ब्रांड के ऑनर हो, आपके पास एक वेयर हाउस है, उसमें 2 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। आपकी कैपेसिटी पर डे की 500 ऑर्डर है, सही है। साल में 7 मंथ्स आप पर डे 500 ऑर्डर निकालते हो। अब फ्लैश फ्राइडे आ गया, आपको 5000 ऑर्डर आ गए, अब महीने तक लोगों के घरों में डिलीवर करेंगे। और हमने अपने डेटा के थ्रू ये बिहेवियर देखा है कि जब सेल्स आती हैं तो जो कंज्यूमर है वो 4 जगह ऑर्डर डालता है, और वो इस माइंडसेट से डालता है इन 3 में से एक टाइम पे डिलीवर करेगा और ये 3 नहीं आएगा, रिजेक्ट 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 रिटर्न। सही है। क्यों? क्योंकि वो कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा? वो इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि एक तो वो है आपकी स्ट्रैटेजिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जो मैं ये बात कर रहा था अभी कि पाकिस्तान में अभी फुलफिलमेंट सेंटर की वो लेयर या वो वेव आई ही नहीं है, ठीक है। उसकी रीज़न है कोई भी फुलफिलमेंट सेंटर ट्रांसपेरेंसी से ऑफर नहीं कर रहा, ठीक है। किसी के पास उतनी रोबस्ट ऑपरेशंस, उतनी रोबस्ट टूल्स एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं तो जितनी बड़ा बिजनेस आइडिया फुलफिलमेंट सेंटर है ना, ये आने वाले 3-4 सालों में मार्क माय वर्ड्स कि लोग ब्रांड से इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना फुलफिलमेंट सेंटर से कमा रहे होंगे। उसकी रीज़न सबसे बड़ी क्या है? उसकी रीज़न ये है हर ब्रांड उसके पास एबनॉर्मल लोड है। हमारा जो मेजर सेक्टर है वो टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, विद इन पाकिस्तान जो जा रहा है। और टेक्सटाइल तो वो है जो मेरे पास जो इस वक्त 30% जो सेल्स है ना, 20-25% जो इंटरनेशनल जाती है वो जाता हमारा कपड़ा ही है। और उसमें भी टॉप पे US, UK, कनाडा, बस ये 3 है। फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया, आ गया, फिर नॉर्वे आ गया। मतलब जैसे जैसे पाकिस्तानी जहाँ जा रहे हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ और उस वजह से यहाँ से ही परचेज़ करते चले जाते हैं, ठीक है। और उनका ऑर्डर ऑटोमेटिकली यहाँ से जाने में और डिलीवर होने में 5-6 दिन लगता है। प्लस उन्होंने पैसे आपको पहले दे दिए, ठीक है। तो अब ये सेग्रीगेशन कैसे होगी? इसका मतलब है आपको लोड मैनेजमेंट भी करनी है अपने वेयर हाउस की। इसका मतलब है आपने ऑर्डर्स को भी मैनेज करना है। फिर आपके लॉयल कस्टमर्स भी होते हैं जो आज डाटा के अकॉर्डिंगली तो आप नहीं करते। मतलब इट मीन्स
पाकिस्तान में लॉयल्टी लाना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि कपड़े के ऊपर ये वाले सिनेरियोज सक्सेसफुल नहीं है कि लॉयल्टी प्रोग्राम चला लो, ये चला लो। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी उतनी नहीं है। जैसे मैं रोज़ एक XYZ फास्ट फूड पे जाता हूँ तो मैं लॉयल्टी लूँगा तो मैं बहुत उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, नहीं। हो सकता है कि आपके पास वो कंज्यूमर साल में एक दफ़ा आता है, लेकिन है तो वो लॉयल क्योंकि वो साल में एक दफ़ा आता है, और आपने उसका ऑर्डर just because you do not have the proper system, you do not understand the data, you do not have that profiling, जिस वजह से the problem is कि आपका कस्टमर रिटेंशन जो है वो लूज हो जाती है। ठीक है, ये वो चैलेंजेस हैं जो एक एफिशिएंट एक्टिव फुलफिलमेंट सेंटर जो है वो उसको मैनेज कर सकता है। हमारा एक एडवांटेज जो फुलफिलमेंट सेंटर का ये है कि हमारे यहाँ फुलफिलमेंट सेंटर की जो बिजनेस है ये उतना कॉस्टली नहीं है जितना आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उधर जो रेंटल है वो बहुत ज़्यादा है, उधर जो उनकी लीगल है, उधर जो कंप्लायंसेस हैं वो बहुत जो है वो डिफ़िकल्ट है, वो पूरा प्रोसेस है। ठीक है, प्लस उधर जो लाइसेंसिंग है वो इतनी रोबस्ट और स्टेबल है कि अगर आपने फुलफिलमेंट का लाइसेंस लिया आप कुछ और काम नहीं कर सकते, आपको उसके लिए अलग लाइसेंस लेना है एंड यू नीड टू प्रूव दैट, उसकी टैक्सेशन अलग है। पाकिस्तान में ये बैरियर नहीं है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि मैं मोर देन 200 ब्रांड से कनेक्टेड हूँ, जिस वजह से होता क्या फुलफिलमेंट के ऊपर प्रॉब्लम क्या आती है, फुलफिलमेंट के ऊपर प्रॉब्लम ये आती है, और मैं टॉप नॉच ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ, मतलब आप सफायर, एथनिक आउटफिटर की बात कर रहा हूँ। जब इनके ऊपर सेल आती है, देखिए नॉर्मल वेयर हाउस चल रहा है, 500 ऑर्डर दिन के हैं, 2 बंदे काम कर रहे हैं, पहले दिन ही आप 20 तो नहीं मैन पावर रख लेते। कट टू आपकी सेल चली, कैंपेन लगी और आपकी कोई लॉन्च आ गई, 5000 ऑर्डर्स आ गए। ठीक है, कैसे मैनेज करोगे? इधर उतने स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके में होता है कि आप डेली वेजेस पे कर लेते हो और वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो क्यों चलता है? उनके सिस्टम इतने रोबस्ट होते हैं कि उनके सिस्टम को डिफरेंस ही नहीं पड़ता कि एक्स आया था या वाई आया था, वो एक्स या वाई या जेड जो भी बंदा है उनके सिस्टम को कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। वो आया, उसकी डिटेक्शन हुई, उसका एनरोल हुआ, उसका SLA शुरू हो गया, उस SLA पे सिस्टम ने रिपोर्ट बनाई, अगर वो SLA से ड्रॉप हुआ दोबारा इसको नहीं आना, सिस्टम एंट्री, उसका फेस डिटेक्ट होगा, वो दोबारा उस फुलफिलमेंट सेंटर पे आएगा ही नहीं। तो उधर क्या चलता है, उधर बाहर कैसे जो कि यहाँ चलना चाहिए, बाहर ये चल रहा है, फुलफिलमेंट सेंटर्स है, इंफ्रा, वन टाइम टेक्नोलॉजी, कैपेक्स में कॉस्ट चलेगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली होता ये है कि आज 5000 का लोड है तो आज के हिसाब से जैसे उबर करीम होती है उस पर वो उनकी अपनी एप्लीकेशन है जहाँ पे आ जाता है कि भाई किसी को आज डेली वेजेस इतने पे ये काम करना है, डेली के हिसाब से। लोग जैसे उबर वाला आता है करीम, वो अंदर जाता है और वो डिटेक्शन करता है और हो जाता है। प्लस उनके क्रेडिट आवर्स हैं कि जो बंदा उस फुलफिलमेंट सेंटर पे 100 घंटे 200 घंटे काम कर चुका है और प्रूफ कर चुका है, उसका रेट डिफरेंट होता चला जा रहा है। सो इट्स ऑटोमेटेड, इट्स सिस्टमैटिक, जिस वजह से हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी फुलफिलमेंट सेंटर की गेम आ नहीं रही। और हर बंदा आपको पता है क्या बोलेगा, फुलफिलमेंट सेंटर तो कोई बिजनेस नहीं है, ब्रांड वाले ये कहते हैं, ब्रांड वाले वो कहते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। भाई अगर आप प्रोसेस ही नहीं लाओगे और अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दोगे तो हाउ वुड यू बी एबल टू गेट दैट बिजनेस। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में ई कॉमर्स में जो फुलफिलमेंट का चैलेंज है वो ये है कि जो ग्रोइंग ब्रांड है या इवन जो एक SME भी है वो नहीं लोड मैनेज कर सकता, क्योंकि ये हर बार ब्लेसिंग नहीं होती कि आपने कैंपेन रन करके बहुत ज़्यादा ऑर्डर ले लिए। हमने ऐसे ब्रांड्स को भी देखा है कि जब ऑर्डर आए तो उनको पता चल गया कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो वो इस चीज़ पे खुश नहीं हुए थे। क्यों? यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम 96% तो कैश ऑन डिलीवरी हैं, विच मीन्स कि हमारा ऑर्डर है ही नहीं, हमारा ऑर्डर तो लीड है। वो जब तक घर जाके डिलीवर नहीं होगा तो आपको कोरियर के चार्जेस भी पड़ जाएंगे, और वही बात जो मैंने पहले बोली। तो ये वो फनल के लूप होल्स है। अब फुलफिलमेंट सेंटर को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है, अगर किसी ने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आइडियल ऑब्जेक्टिव है कि उसको सबसे पहले एक रोबस्ट सिस्टम चाहिए, उसकी प्रॉपर एक इंफ्रा को रेडी करना चाहिए कि उसकी स्टैकिंग होना, उसके ऊपर उसकी टैगिंग होना, बिन नंबर्स होना, उसकी आइल्स वगैरह उसको प्रॉपरली एलोकेट करना। ठीक है, और उसके बाद एटलीस्ट इस चीज़ को मेंटेन और मैनेज करना कि कब लोड आ रहा है, कब लोड नहीं आ रहा, लोड मैनेजमेंट क्या है, मार्केटिंग की तरफ से क्या टारगेट्स हैं। हमारे यहाँ पे मार्केटिंग को टारगेट देके जस्ट ये माइंडसेट के साथ कि इनसे तो अचीव भी नहीं होना,
आधा कर देंगे। जिस दिन वो पूरा कर दे फिर उनको होता है कि ये क्या हो गया, ठीक है। सो ये वो चैलेंजेस हैं जिसके लिए आई गेस टेक्नोलॉजी विल प्ले अ की रोल, ठीक है। तो जो लोग ई कॉमर्स में ग्रो कर रहे हैं, एसएमईज हैं या लार्ज ब्रांड्स हैं, उनको इस तरफ टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। वो टेक्नोलॉजी ऑप्ट किए बगैर जो ये बात होती है कि आपने अक्सर सुना होगा रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ ऑर्डर प्लेस प्रोडक्ट, मैं कहता हूँ वेबसाइट ओपन होने से लेके कस्टमर के घर डिलीवर होने तक उस पूरी फनल में 10 गलतियाँ हैं और उस 10 गलतियों के पीछे 1% है। एक गलती को पकड़ के 10% आप कम नहीं कर सकते। आपको हर फनल में एक गलती को पकड़ना है। 5-6 का मैं आइडिया आपको दे देता हूँ। सबसे पहला ये कि जब आपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर एग्जैक्ट डिलीवरी टाइम अकॉर्डिंग टू द सिटी आने चाहिए कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन ही गलत ना करो। आज भी सारे ब्रांड एक स्टैंडर्ड मैसेज करते हैं 3 से 4 दिन, और भाई तुम कश्मीर वाले को 3 से 4 दिन में यू आर नॉट गिविंग इट, सो क्यों क्लेम कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन और बेंचमार्क आप गलत सेट कर रहे हो, सही है। हमने इसके ऊपर कुछ ब्रांड्स के लिए डायनामिक वर्किंग की कि हर प्रोडक्ट का डिलीवरी टाइम डिफरेंट होगा, सही है, स्पेशली फॉर द मार्केट प्लेसेस। उस पे कस्टमर को ये जाता है कि आपको इस चीज़ पे ऑर्डर मिलेगा। लिटरली आप अमेज़ॉन पे भी ऑर्डर करो ना, आपकी मेंटालिटी क्या होती है, ये मुझे पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन जब आप 2-3 दफ़ा ट्रैकिंग में जाते हो ना, तो वो हर आइटम की डिफरेंट बता रहा होता है, तो वो इटसेल्फ आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। नाउ इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या है आपके साथ। अब मुझे अमेज़ॉन ने 10 दिन भी ऑर्डर लेट दिया ना, लेकिन मुझे बता के दिया ना, मेरे माइंड में, मेरी मेमोरी में ये चीज़ नहीं आएगी कि अमेज़ॉन सही प्लेटफॉर्म नहीं है। मेरी मेमोरी में उसकी डिलीवरी से ऊपर उसकी कम्युनिकेशन आ जाएगी। इतनी पावरफुल है कम्युनिकेशन जो कि कंज्यूमर के साथ आपने करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फुलफिलमेंट सेंटर, ऑर्डर का फनल, जो जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो मैंने बात बताई आप लोगों को कि हर एक एलिमेंट आपस में कनेक्टेड है, तो लिटरली एक कॉमन सेंस है। ई कॉमर्स जिसका ग्रो एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गया है ना, जिसकी प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी सोर्सिंग अच्छी है, हमारे यहाँ ना लोग बहुत जल्दी इनसेन हो जाते हैं। हम लोगों ने अपना बेंचमार्क क्या रखा हुआ है, सेल नहीं आ रही, उठा के मार्केटिंग वालों की क्लास कर दो कि सेल क्यों नहीं आ रही, तुम्हारा रिटेंशन क्यों नहीं बेटर हुआ, तुम्हारा वर्ड ऑफ माउथ क्यों नहीं बेटर हुआ, तुम्हारी ऑर्गेनिक रीच क्यों नहीं बेटर हुई। मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, मैं फेसबुक पे नहीं बेचना चाहता, मैं दफ्तर खान वालों को बोल देता हूँ कि यार अपनी हर जगह मेरा QR कोड लगा दो, ठीक है, यहाँ पे करो मार्केटिंग, कोवर्किंग में बेचो। बेचने के लिए फेसबुक पे इतना पागल क्यों हो रहे हो, सही है। इंस्टा आ गया, स्नैपचैट आ गया, ये भी एक दुनिया। अभी यू डू नॉट हैव योर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेसेस, यू डू नॉट हैव योर विनिंग मीडियम, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक प्रॉब्लम क्या है बहुत बड़ा। आप फेसबुक पे भी ऐड लगा रहे हो, आप इंस्टा पे भी ऐड लगा रहे हो, चलो वो 7 हो गया, मेटा हो गया, आप स्नैपचैट पे भी लगा रहे हो, आप टिकटॉक पे भी लगा रहे हो। अब सेम ऑडियंस आपकी रिपीट हो रही है, आपके पास आपका विनिंग मीडियम नहीं है, आपको वो भी चार्ज कर रहे हैं, आपको वो भी चार्ज कर रहे हैं, वो कन्वर्जन पे चार्ज कर रहा है, वो इंप्रेशन पे चार्ज कर रहे हैं। तो इफेक्टिवली जब डॉलर भी महंगा हो गया, आपको इस तरह भी चार्ज हो गया, आपको उस तरह भी चार्ज हो गया, आपकी अपनी डेटाबेस होनी चाहिए। क्या कभी आपने कोशिश की कि अगर आपके पास 10,000 ऑर्डर थे या आपके पास 3 साल से ब्रांड चल रहा था, तो आप अपनी डेटाबेस के ऊपर बने बनाए मॉडल यूटिलाइज करके इस चीज़ को देख सकें कि आपकी जो ऑडियंस है या जो आपके मीडियम्स है वो एक्चुअल विनिंग मीडियम है कौन से? नहीं। या आप पूछोगे, आप एक एक्स मार्केटिंग वाले को बुलाओगे कि मैं तुम्हें इतने परसेंटेज पे बिजनेस दे दूंगा, लेकिन मुझे ये तुमने करके देना है और ये तुम्हारा टारगेट है। मैं तो भाई सीधी सी बात है, ये तो इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है। जी मैं पहले किसी को दूंगा, मैं पूछूंगा ये आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो, फिर मैं मार्केटिंग दूंगा। यहाँ पे डील कर ली जाती है कि भाई आपका टारगेट है, अगर उसका कैलिबर ही नहीं है टारगेट मीट करने का, तो वो तो कोशिश करने जा रहा है, उस कोशिश पे एक्सपेरिमेंट की कॉस्ट आपके जेब से जा रही है, सही है। सो ये वो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स में गैप है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब मैं लॉजिस्टिक को लेता हूँ। फुलफिलमेंट पे तो मैंने बता दिया कि ये अभी वो मार्केट है जो ग्रोइंग मार्केट है, ये फ्यूचर में आनी है, इसका पोटेंशियल है। हर ब्रांड को इसका ROI नहीं मीट हो रहा, और इसको मैनेज करना इन अ नटशेल, फुलफिलमेंट के ऊपर हर ब्रांड, बेशक वो SME है या लार्ज इंटरप्राइज है,
उनको सेंट्रलाइज फुलफिलमेंट सेंटर्स पे जाना पड़ेगा, ताकि वो जैसे जैसे फुलफिलमेंट सेंटर की इकॉनमी ऑफ स्केल आएगी तो उसका पर फुलफिलमेंट का रेट रिड्यूस होगा हर ब्रांड के लिए। हर ब्रांड अपने ऊपर रख के मैनेज नहीं कर सकता, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए कभी भी वो आइडियल मॉडल नहीं बन सकेगा। अब आ जाते हैं लॉजिस्टिक पे। ये वही बात है जो डिमांड फोरकास्टिंग एंड इन्वेंट्री प्लानिंग मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये जैसे देखें कैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। और हमारे पास तो एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, हम लोग हमारे यहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर क्यों सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको पता है इतनी मैसिव टेक्नोलॉजी यूटिलाइज की जा रही है वेस्ट साइड पे, क्योंकि उनके पास हॉरिजेंटल में स्पेसेस नहीं है, वो वर्टिकल में जा रहे हैं। और वर्टिकल में जाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट, जिसमें वो रोबोटिक्स को लेके आ रहे हैं, जिसमें ऑटोमार्ट एक कंपनी है, उसकी वीडियो आप लोग देख लेना जाके, जिसमें वो इस तरह ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोमार्ट वाले। हमारे यहाँ तो वो भी चैलेंज नहीं है, हमारे यहाँ तो हॉरिजेंटली भी ग्रो किया जा सकता है। आप 3 से 4 मेजर सिटीज़ को कर लो। अब यहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए कहाँ, इसको कनेक्ट करेंगे अपनी सेकंड स्टोरी जो है लॉजिस्टिक वाली। फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए ओकाड़ा में, फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए देपालपुर में, फुलफिलमेंट सेंटर चाहिए कश्मीर में। 3 बड़ी रीजंस। एक, इटसेल्फ इंडिविजुअल ब्रांड को कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो फुलफिलमेंट की सेंटर बनाएगा वो 50 ब्रांड को बेचेगा, और वो प्लानिंग के वक्त ही एक सर्टन इन्वेंटोरी इनटेक करके रख लेगा। जो चीज़ दिखी नहीं उसका कोई डिलीवरी रेट नहीं। आपकी वेबसाइट पे प्रोडक्ट पॉपुलेट हो और आपको पता है कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा आपका 20% पेशावर है, तो पेशावर में आपके आउटलेट हैं या नहीं है, आपका अपना वेयर हाउस आप नहीं कर सकते, उस फुलफिलमेंट सेंटर में आपका माल पहुंच जाना चाहिए। जैसे ही कैंपेन रन हुई, जैसे ही प्रोडक्ट की प्री बुकिंग हुई, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ऑर्डर आया, डायरेक्ट उस फुलफिलमेंट सेंटर पे, फिर बुलेट डिलीवरी कर दो, कोई कॉमर्स कर दो, 1 दिन में डिलीवरी दे दो। अब इसमें कोई कंसोर्शियम या कोई इस बिजनेस आइडिया पे काम करके, क्योंकि ये ऐसा गैप है या ये ऐसा आइडिया है, कोई भी ए लेवल का भी जो ब्रांड है ना, जो A टियर का भी ब्रांड है, वो इस पे कभी भी इटसेल्फ काम करके उसको प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता। कोई भी अपना कश्मीर में जाके वेयर हाउस नहीं खोलेगा। ठीक है, और आउटलेट की भी एक सर्टन कैपेसिटी है। एक आउटलेट के ऊपर 10 करोड़ की इन्वेंट्री तो हो सकती है, लेकिन उस आउटलेट में तो 1 के 2 बंदा होता है जो कि आपका फिजिकल एक्सपीरियंस भी मैनेज कर रहा होता है। वो 10,000 ऑर्डर तो आपको शाम को निकाल के नहीं देगा। सही है। सो फुलफिलमेंट सेंटर की इतनी बड़ी मार्केट भी है, ये आइडिया भी है, ये नीड भी है। इस वजह से जो मैं अब नाउ कमिंग बैक टू माय दैट पॉइंट कि 12% इसलिए वो डिक्लाइन होता चला जा रहा है। सही है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर नहीं है। अब आ जाते हैं लॉजिस्टिक पे। देखें हमारा ना लॉजिस्टिक का बड़ा वेग मॉडल है, बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट मॉडल है। उसकी रीज़न है, मैं अगर लॉजिस्टिक हूँ, मैं कभी भी अपने पोर्टल के ऊपर, और मैं एक ऐसी कंट्री में हूँ जिसमें मुझे पता है कि मैंने SLA मीट करना ही नहीं है, तो मैं कभी भी वो चीज़ अपने पोर्टल में डेवलप नहीं करूँगा जो मुझे यहाँ से पकड़ ले। एग्जाम्पल, आज किसी लॉजिस्टिक कंपनी के पोर्टल पे इटसेल्फ ये रिपोर्ट क्यों नहीं होती कि ये हमारे जोन्स हैं, ये हमारी सिटीज़ हैं, इस जोन से ऊपर इस जोन से इस जोन पे हम इतने स्पेसिफिक टाइम पे डिलीवर करते हैं और इतने टाइम पे हम आपको पेमेंट देते हैं। क्योंकि कोई भी लॉजिस्टिक आपको खुद ये तो नहीं बताएगा कि कराची से लाहौर का SLA या लीड टाइम था 2 दिन और हमने 10 दिन में डिलीवर किया। उसका इम्पैक्ट तो 2 ही चीज़ों पे आ रहा है, सबसे पहले आपके कंज्यूमर पे, और फिर जब कस्टमर इज़ ऑलवेज अ किंग, फिर उसके बाद आप पे आ रहा है जो ब्रांड है। और लॉजिस्टिक खामोश है। उसकी रीज़न है कि लॉजिस्टिक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लॉजिस्टिक उसको कंट्रोल जो नहीं कर पा रहा, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। देखें पॉइंट पता क्या होता है, इस पूरी डिस्कशन के बाद भी ना लॉजिस्टिक को हम जब टच करेंगे ना, तो हम कभी भी यहाँ से ये कह के इस कंक्लूजन पे नहीं उठ सकेंगे कि लॉजिस्टिक गलत था। पूरा इकोसिस्टम गलत था, पूरी फनल ही गलत थी। जब आप लॉजिस्टिक क्या करे, जब आप उसको एड्रेस ही ये दे देते हो कि ये लाहौर है, और वो जब उसके पास ऑर्डर आते हैं
तो उनके जब हब में स्कैन होकर वो आता है, उनके पास 5,000 पार्सल होते हैं, 10,000 पार्सल होते हैं, उन्होंने तो वॉल्यूम टारगेट करना है। अब जब वो 10,000 पार्सल होते हैं तो उसके ऊपर जिनके एड्रेस एक्यूरेट मैप हुए में वो आगे चले जाते हैं, वो लोगों को राइट वे में डिलीवर होते हैं, जो बाकी हैं वो नीचे रहते हैं। फिर 3 दिन के बाद कस्टमर कहता है मैंने अब लेना ही नहीं है, या मैं कहीं और से ऑर्डर कर आया हूँ, या मैं गाड़ी लेके आउटलेट से ले आया हूँ। जब आपने कस्टमर को एडुकेट ही नहीं किया कि भाई एड्रेस ये देना, और वो आपने थ्रू पोर्टल थ्रू टेक्नोलॉजी देना था कि भाई सिटी बताएं, एड्रेस बताएं, ये बताएं, या जैसे आपके सिस्टम के अंदर खाली लॉग गिरा तो आपको ऑटोमेटिकली उस कस्टमर को कोई व्हाट्सएप का लिंक भेजना चाहिए था कि अपना डाटा डाल देनी तो ऑर्डर कार्ड डिलीवर करें। इससे तो बेटर है कैंसिल कर दो, क्योंकि आपकी वो प्रोडक्ट इन्वेंट्री से भी आउट हो रहा है, फिर लॉजिस्टिक वालों को भी आप दे रहे हैं, उस पर मैन पावर भी कंज्यूम हो रही है, स्कैनिंग होना मैन पावर कंज्यूम होना है, उसके बाद उसका फील्ड पे जाना वो भी मैन पावर कंज्यूम होना है, फिर उसके बाद उसका बहुत रेयर चांस होता है कि उसका कस्टमर ढूंढा जाए। ठीक है, अब अगर कोरियर बेचारा कस्टमर ढूंढने चला जाएगा, उसको पर पार्सल 10 रुपये बचते हैं, तो अगर वो 1 घंटे के अंदर 100 पार्सल टारगेट करेगा, या वो कंज्यूमर ढूंढ के 1 घंटे में 10 पार्सल देगा, उसको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। उसको किसी ने इस चीज़ के 10 रुपये देने एक्स्ट्रा नहीं देने। सही है। अब ये चैलेंज है टेक्नोलॉजी का, ये चैलेंज है ब्रांड साइड का। उसके बाद जो सेकंड चैलेंज है जो आता है, आपके पास एग्जैक्ट ये डाटा विद इन योर सिस्टम, विद इन योर पोर्टल कि लास्ट टाइम इस कस्टमर को किस 3 कोरियर से गया था और किस कोरियर से डिलीवर हुआ। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ सिनेरियोज कि मैं अगर आज बताना शुरू करूँ ना कि ग्राउंड पे चल क्या रहा होता है, और जो पोर्टल पे स्टेटस होता है, जो स्टेट्स आती हैं वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है, उसकी रीज़न है कि लाइव ट्रैकिंग कोई नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर मेजॉरिटी जितनी मूवमेंट हो रही है कस्टमर को ये पता ही नहीं होता कि इन ट्रांजिट का मतलब क्या है। 1 घंटा है, 2 घंटे है, इन ट्रांजिट के साथ टाइम भी तो होना चाहिए कि 2 घंटा है, 6 आवर्स है, 8 आवर्स है, उसको लाइव API देना। आज टेक्नोलॉजी इन्हांस हो चुकी है, अगर एक कंज्यूमर को ये पता चल जाए कि 2 घंटे में मेरे घर में ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या आता है? उसका इम्पैक्ट क्या आता है? लाइव API ना होने की वजह से लोगों को ये दिखता है कि अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, बट इन एक्चुअल उसका इम्पैक्ट ये आता है कि जब कोरियर जाता है किसी के घर में तो या वो बंदा अवेलेबल नहीं होता, या वो कोई और काम कर रहा होता है, या उनके घर में कैश नहीं होती, क्योंकि वो उनके लिए एकदम सडन मोमेंट होता है कि कोई आ गया, या फिर पहले कोई, क्योंकि हम हैं जॉइंट फैमिली वाले, ठीक है, हमारे यहाँ 2 बंदों की तो फैमिली नहीं है, यहाँ पे पहले सबसे छोटा भाई आता है, ठीक है, वो पूछता है ये ऑर्डर किया किसने है, फिर वो पूछता है कि अच्छा किया उसने है, पैसे उसने देनी है ना। चैलेंजेस किसी ब्रांड ने आज तक ये सोचा कि यार इस पे वीडियो बना के हम बड़े बड़े बिल्ड बोर्ड पे लगा दें कि काइंडली ये काम कीजिए, जैसे ये चलाते हैं ना कि कोरोना वायरस है, काइंडली एहतियात कीजिए और ये करें। भाई आप ये चला दें कि लोगों के घरों में, जब आपके घरों में बेचारा एक राइडर आता है उसको पर पार्सल 10 रुपये मिलते हैं, जब आप उसको आधा घंटा तंग करते हैं तो फिर वो नेक्स्ट टाइम उस घर का ऑर्डर देख के वो उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता, वो रिफ्यूज रिटर्न करके भेज देता है ऑन आराम ही। यही चल रहा है ना, यही क्लैशेज हैं। सिस्टम प्रोटोकॉल नहीं है इसके अंदर, आप उनको मैयर नहीं कर रहे, आप उनको गेज नहीं कर रहे, तो फिर सारे एक दूसरे को डेंट डाल रहे हैं। वो ब्रांड कुछ इस तरह के भी होते हैं कि वो प्रॉपर इस वजह से वो ब्रांड बंद हो गए कि उनका जो क्रॉकरी वगैरह है या इस तरह का जो टूटने वाला जितना भी सामान था ना वो रास्ते में टूट जाता था, और उसके बाद जब वो डिलीवर होता था तो वो खोलते थे तो बिल्कुल वो सामान भी तबाह और हर चीज़ ये नहीं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। अब हम वो प्रॉपर अगर जर्नी को पूरी को देखेंगे तो इसमें इस तरह की काफ़ी सारे हैं, जिस तरह की कुछ अभी ये मैंने क्रॉकरी की बात की, इस तरह के बहुत सारे मटेरियल्स है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी ख़राब हो जाती है जो नाजुक होती है थोड़ी सी, तो इसका फिर क्या, यानी कि इसको भी तो हमें उस लूप में रखना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो फ्रेजाइल का स्टिकर होता है ना, वो सिर्फ स्टिकर होता है, ठीक है, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड इस तरह का है कि मेरे पास 2015 में अपनी लैपटॉप की फ्रेंचाइज थी और मैं TCS में मैंने जॉब की हुई है। हमारे यहाँ जो सिस्टम्स है ना और जो पेरोल्स हैं उनमें बहुत गैप है। चलो ये तो हो गया ओवरऑल थोड़े हाई लेवल पे। अब जब एक बस आती है ना और जो वैन आती है मेनली, उसके ऊपर लिखा होता है फ्रेजाइल, सही है। बाकी जगहों पे होना क्या चाहिए कि जब आप स्कैन करके डाल रहे हो तो बॉक्स बना होना चाहिए, फ्रेजाइल एक तरफ होनी चाहिए और आपकी नॉन फ्रेजाइल एक तरफ। इधर सब एक जगह होता है। फ्रेजाइल भी जब उतरता है ना तो वो ऐसे ही उतरता है। सॉरी अगर किसी कोरियर कंपनी को बुरा लग रहा है, लेकिन जब मैं खुद काम करता था मैंने किया नहीं है, मैंने देखा है। द पॉइंट इज फ्रेजाइल को जब फ्रेजाइल समझा ही नहीं जाएगा तो एसेंशियली उसने तो ब्रेक होना है। इसीलिए तो आप देखें ज्वेलरी वाले बिजनेस के अंदर
आपकी अपनी पैकिंग, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उसकी कॉम्पैक्ट पैकिंग चाहिए जिसने बिजनेस करना है, कि वो हिलने ना दे, क्योंकि आपकी पैकिंग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब वो यूं भी होगा ना तो उसमें से वो मोटिव्स निकल जाते हैं। और इसलिए ज्वेलरी वाले बिजनेस बहुत ज़्यादा जो बंद हुए ना, वो इस वजह से हुआ, कोई नहीं डिलीवर कर सकता उनको स्टोन्स। सीधी सी बात है, ज्वेलरी के अंदर एक ज़माने में सैफायर ने ज्वेलरी स्टार्ट की थी, इतना ज़्यादा उस पर कंप्लेंट्स थी, क्योंकि देखिए वो खाली ज्वेलरी की कंप्लेन नहीं है, वो आपके ब्रांड की रिप्यूट है। मैं आईटी में था, तो हमने सिस्टम बिल्ड करके दिया था लॉजिस्टिक को, विच वाज लाइक अ प्रॉपर सिस्टम टू प्लानिंग के थ्रू आपने सारी लॉजिस्टिक को जो ना चलाना है। लेकिन वो प्लानिंग करते नहीं थे, जो लॉजिस्टिक वाले होते थे उनको ट्रेनिंग भी होती थी, लेकिन वो कहते थे यार कौन टाइम लगाए, छोड़ो बना, और वो अपनी वैसे ही रूटीन के साथ विदाउट प्लानिंग वो अपनी लॉजिस्टिक चलाते थे। ऐसे ही है, सिस्टम के थ्रू ही थे, लेकिन विदाउट प्लानिंग, यानी कि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि इतना तो हमने निकालना है प्लानिंग करके, लेकिन वो उस प्लानिंग के ऊपर अमल ही नहीं करते थे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक चीज़ का तो हल निकाल लिया है। हम लोगों के यहाँ टेलर्ड सॉल्यूशंस ही रहेंगे, हम लोगों के यहाँ टेलर्ड ही जो है ना वो चीज़ें चलेंगी। उसकी रीज़न बता देता हूँ। आज गवर्नमेंट सिर्फ सिस्टम कनेक्टिविटी और इन चीज़ों के साथ कोरियर्स को कह दे कि भाई स्टैंडर्ड बेंचमार्क है कि 10-12% से ज़्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल, 30 में से 15 कोरियर कर दो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्यों? जब उनको ये SLA मिलेगा, ये KPI मिलेगा, वो अपनी टेक्नोलॉजी को इस चीज़ पे बिल्ड करेंगे, भाई ये वाला गलत ऑर्डर तुम दे रहे हो, लाहौर लिखा हुआ है, हम नहीं ले रहे, वहाँ पे छोड़ो, पास ला के मत छोड़ो। फ्रेजाइल की 10 कंप्लेन, नेगेटिव पॉइंट्स बंद। टॉप से जब तक स्ट्रैटेजी नहीं आ रही ना, सिस्टम की कनेक्टिविटी नहीं आ रही ना, तो ट्रेनिंग्स भी नहीं हो रही, ठीक है। वो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो ऐसे है कि मॉरली और एथिकली जो ठीक हो भी गया, ठीक है, और वो इतनी बड़ी चेन है, वो इतनी बड़ी लेयर है, ठीक है, कि आपको उसको सस्टेन और मैनेज करने के लिए कुछ चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, मसले हैं। मैं अगर इंटेंटफुल होके कहता हूँ मैं 50,000 का रिसोर्स हायर करूँगा और मैं ट्रेनिंग इतनी अप टू द मार्क दूंगा, मैं अपनी टेक्नोलॉजी 2 करोड़ रुपया लगा के इतनी अप टू द मार्क कर दूंगा, सही है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो नंबर अचीव करके दूंगा कि ब्रांड्स बात सुनो, मैं 6% रिटर्न पे आ गया हूँ, बाकी सारे 15% रिटर्न पे, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा अपने आप को कंज्यूम करना है, लोग इजी मेथड को अपनाते हैं। वो 40 दे रहा है, मैं 30 दे देता हूँ, वो 10 पार्सल तोड़ रहा है, मैं 20 तोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो कंसिस्टेंसी तो हमारी सर्विसेज में या डिलीवरी में है ही नहीं। इसलिए मेरा खदशा पता है क्या है? मेरा खदशा ये है, हम ई कॉमर्स में यूं ग्रो कर रहे थे ना, हम यूं भी आ जाएंगे। मल्टीपल कुरियर कंपनीज तो खुल रही हैं, लेकिन वो कंपटीशन प्राइसिंग पे तो ज़रूर कर रहे हैं एक दूसरे को कम्पीट। क्या वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जिस तरह फ्रेजाइल आइटम्स की इस तरह की केयर पे कोई जा रहा है? ठीक है, और क्या कहते हैं, क्यों नहीं जा रहा? और आप इज़ अ वेरी रेलिवेंट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपके पास 200+ ब्रांड्स हैं, आप ब्रांड्स के मसले सुनते हैं, तो क्या आपने ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की है रेलिवेंट कुरियर कंपनीज वालों को, और उसका इस पर क्या आउटकम था? दो चीज़ें आपके क्वेश्चन की कि पहला पॉइंट ये है कि कोई इस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बेस गलत सेट होगी। हम लोगों ने लो बॉलिंग को बिजनेस लेने का तरीका बना दिया। अब इतनी लो बॉलिंग भी डील हुई है, आपको क्या लगता है मैं लॉजिस्टिक कंपनी हूँ, मैंने एक बार पाकिस्तान में 30 रुपये रेट दे दिया 200 ब्रांड को, और अब मैं उनको जाके बोलूँ मैं AI ला रहा हूँ, मुझे 50 दो, बोलेंगे भाग जाओ। दूसरे ने आके 30 से 10, 15, 20 कर दिया। अब ब्रांड्स को ये समथिंग सॉर्ट ऑफ इसको रेगुलेट करवाना चाहिए कि यार ये बेंचमार्क है, पर ऑर्डर 45 ले लो, ये हमारे कंज्यूमर को एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। इन सारों को एक पेज पे बैठना और इनका एग्रीमेंट होना, और जो अपने इस फनल के चैलेंजेस हैं, ऑब्वियसली मैं सेशन कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं कन्वे कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई एसोसिएशन बनी हुई है, मैं एसोसिएशन बनाने के भी हक में नहीं हूँ, ठीक है। मैं एसोसिएशन में आइडिया पिच करने के हक में हूँ, मैं उसकी बेटरमेंट के हक में हूँ, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएशन बनाने जाओ तो मार्केट में ये फीडबैक आ जाएगा कि ये अब कोई नया एंगल है, सो यू नीड टू जस्टिफाई योरसेल्फ। और हो सकता है शायद किसी एक
टाइम वो मेरे पे आए कि मैं मेंटली इस चीज़ को सोचूं कि कंसोर्शियम बनाते हैं, ये करते करते, तो इसकी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ना लॉन्जिटिविटी में नहीं सोचा जाता, यहाँ पे बात करते साथ ही ना मेजॉरिटी ये सोचते हैं कि ये तो मेरा कल का नुकसान है, परसों के फ़ायदे से ज़्यादा फोकस कर दिया जाता है कल के नुकसान पे, इसलिए तो बिज़नेस सस्टेनेबल नहीं है। आप देखो आपकी मार्केट के अंदर कोई भी एक प्रॉपर कोरियर, 2 कोरियर का कॉम्बिनेशन भी ऐसा नहीं है जो मेजॉरिटी को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर दे, कम पार्सल लेके पूरा पाकिस्तान कर दे, नहीं। सो इटसेल्फ आपका जो ग्रोथ रेट है वो ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका कंज्यूमर बेस बढ़ रहा है, आपकी यूथ ज़्यादा है और लोग खुद अडेप्ट कर रहे हैं एज अ फैशन। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना ज़रूरत भी है, लेकिन जब कपड़ा बिक रहा है ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा फैशन भी है कि ऑनलाइन शॉपिंग करना भी एक लोगों को ज़्यादा एक अच्छी वाइब दे रहा है, ठीक है, वो डिज़ायर है ना। और उस पर एक और चीज़ है, हम लोग इस तरह के हैं कि मैं कहता हूँ तुम्हें पता है ये चीज़ घर भी आ सकती है, हाँ नहीं, बुज़ुर्गों को भी सिखा दिया। अब कोविड के बाद कितनी बड़ी ऐसी ऑडियंस थी जो कि, अब एक बात ज़रूर है, कोविड की वजह से एक बहुत बड़ी ऑडियंस ऐसी है जो कि ऑनलाइन पे आने पे जिसको टाइम लगना था, लाइक अबव 40 और समथिंग, जिनके पास इतना टाइम नहीं होता था, जिनके पास वो, अब वो फोर्सफुल हो गया। जब वो फोर्सफुल हो गया ना, वो कोविड वाली तो एबनॉर्मल ग्रोथ थी ना जो मिली, क्योंकि योर कंट्रीज इन लॉकडाउन, यू कैन नॉट मूव और आप कहीं जा नहीं सकते, तो वो एक चीज़ है। सो मुझे लगता है ई कॉमर्स का सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान में है सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लॉजिस्टिक इज़ वन ऑफ द की कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बात बोली, आप समझो फेसबुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका लॉजिस्टिक है। फेसबुक तो आपको लीड ला के देता है, कोरियर आपको पैसे ला के देता है, तो अगर आपका ये एंड इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, इट्स समथिंग, इमेजिन कि 2 साल बाद मेरा ई कॉमर्स का बिज़नेस था और मैं 3 लाख पार्सल ले रहा था और मैंने अपनी ऑफलाइन की सारी ऑडियंस ऑनलाइन कर दी और 30 में से 15 कोरियर कंपनीज बंद होगी और 15 डिलीवर कर ही नहीं सकती, तो बताओ मेरे पास कोई ऑप्शन रह गया बिज़नेस को सर्वाइवल? नहीं रह गया। और मैं फिर क्या करूँगा? मैं सोचूंगा यार मैं तो रिटेल पे ही सही था। तो जब तक स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, जब तक कोई बेंचमार्क नहीं होगा, जब तक मिनिस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे एटलीस्ट कोई हाई एंड फिगर्स ही दे दो, कोई हाई एंड फिगर्स ही इनकॉर्पोरेट करवा दो, ठीक है। अभी इधर मेजॉरिटी यही होता है कि एक दिन बात होगी, 2 दिन बात होगी, वी लैक कंसिस्टेंसी, वी लैक दिस थिंग टू address the problem, to resolve it while from the root cause। हम ऊपर से बात करते हैं, काम करते हैं, उन चीज़ों को लेके चलते हैं। सो लॉजिस्टिक के ऊपर OMS है, आपकी ऑटोमेशन है, देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। एक फंक्शनैलिटी, एक छोटा फीचर, उसने ब्रांड की रिटर्न रेट 10 से 5% तक लेके आया। शायद वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में महीने की 30,000 की थी और वो 5% का मतलब पता है क्या था? 20 लाख। ऐसी आई कैन गिव यू लाइक 15, 20, 25, 30, 40 लाइक इनफिनाइट एग्जांपल्स कि हमने ये किया तो ये हो गया, हमने ये किया तो ये हो गया, हमने इसको स्टडी किया। और सबसे बेसिक है, अगर कुछ करना है ना किसी भी ब्रांड को, जो छोटा है, जो स्टार्टअप है, SME है या लार्ज एंटरप्राइज है, अपने डाटा को पढ़ना शुरू करें। अपने डाटा के अंदर से कॉमन सेंस डाटा को बंदा समझ के उससे बात करना शुरू करें। उस डाटा के अंदर ये सारी फनल के प्रॉब्लम्स हैं। उस डाटा के अंदर अगर खाली आप कॉमन सेंस ही यूज़ कर लो ना, तो आप बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जिसकी जेब से लग रहा है ना, उसको ये बात बहुत बेहतर पता है एज़ कम्पेयर टू आपने जो हाइड गन्स रखी हुई हैं, वो नहीं वहाँ तक जा सकती, उस डेप्थ तक जा सकती है। It's about planning, production, supply chain, omni-channel, logistic, fulfillment center, warehousing, customer retention, पहले आफ्टर सेल सर्विस, फिर कस्टमर रिटेंशन। जितनी AI आ जाए, जितनी मशीन लर्निंग आ जाए, जितनी टेक्नोलॉजी इन्हांस हो जाए,
ज़िंदगी पूरी ये फंडामेंटल्स जो है ना, इन्हीं के अंदर ही चीज़ों को इवॉल्व और डेवलप करना है। जब आपको बेस ही नहीं पता और हम बात करेंगे कि हम एआई लगाएंगे, कहाँ लगाओगे? बेसिक डेटा को जिसने पढ़ा होगा वो एआई करके फ़ायदा उसका ले सकता है। जिसने बेसिक डेटा को अंडरस्टैंड नहीं किया, जिसने बेसिक डेटा को सेंट्रलाइज नहीं किया और उससे एडवांटेज नहीं लिया, हमने कितनी ऑटोमेशन ऐसी की जिस वजह से हमने ब्रांड का कस्टमर अटेंशन बढ़ाया, उसकी ऑर्डर का लीड टाइम डिक्रीज किया और उस पे उसकी कैंसिलेशन का रेशियो कम किया और उसकी ग्रोथ पे रोल प्ले किया। हमने तो कोई मार्केटिंग नहीं की, हमने तो कोई कैंपेन्स रन नहीं किया आज तक। वाई पीपल आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट? बिकॉज इट्स अबाउट एडिंग वैल्यू। जो बिजनेस में वैल्यू ऐड करेगा, अगर एक आपका कस्टमर अटेंशन 10% है और एक प्रोडक्ट आता है और वो सर्टन डॉट्स ट्रिगर्स कनेक्ट करके कस्टमर से सर्वे कर रहा है, कस्टमर से फीडबैक ले रहा है, हमने लोगों को यहाँ तक कहना शुरू किया कि आप कस्टमर जब ट्रैकिंग करने आए ना तो उससे आप पूछो कि प्रेफर्ड कोरियर क्या है, कि हम कोशिश करेंगे आपको प्रेफर्ड कोरियर से भेजें। इसका भी एक इम्पैक्ट आया। आज भी लॉजिस्टिक क्या प्रॉब्लम है, पोर्टल के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी, अच्छा हमने टेक्नोलॉजी से ग्रोथ भी ली, टेक्नोलॉजी से एनहांस भी की चीज़ें, प्लस अब हमने टेक्नोलॉजी के अंदर ही उसे प्ले करना शुरू कर दिया। हमने लाहौर लिखा था और उसके ऊपर पहले हम लाहौर 50 किलोमीटर तक कर रहे थे। अब हमने सडनली सोचा कि यार लाहौर 50 किलोमीटर तो नहीं समझ आता, ये तो बहुत फारफेच एरियाज भी बीच में आ रहे हैं, 30 कर दो। अब वो ऑर्डर आता है, वो उस ब्रांड को जाता है, वो नॉन सर्विस एरिया करके वो पड़ा रहता है। कोई रियल टाइम इंटीमेशन नहीं है, कोई उस चीज़ की असेसमेंट नहीं है। हम अभी ग्रोइंग मार्केट में होके मेजॉरिटी 80% मार्केट, 90% मार्केट सिटी लेवल पे। जब तक हम पिन लेवल पे नहीं जाते, एरिया लेवल पे नहीं जाते, सोसाइटी के लेवल पे नहीं जाते, ज्योग्राफिकली अपने आप को बेटर नहीं करते वाया टेक्नोलॉजी और उसके साथ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट नहीं करते, ये चैलेंजेस कम तो नहीं होने, ये चैलेंजेस बढ़ने हैं। जो जिंको की ऑटोमेशन है, ठीक है, आप लोग एरिया के मतलब एक कस्टमर के पास तो ऑर्डर पहुंचा देते हैं पास वाली शॉप पे। मतलब मैंने सफ़ायर से ऑर्डर किया, मैं गुलबर्ग में रहता हूँ, गुलबर्ग वाली शॉप पे आ गया ऑर्डर, तो फिर भी मुझे 2 दिन बाद मिल रहा है या नेक्स्ट डे मिल रहा है लाहौर का ही। मतलब अगर वो ऑर्डर उनके वेयर हाउस से कहीं दूर वाले से भी आना हो, वो भी तो मुझे नेक्स्ट डे आएगा। तो पाकिस्तान में क्विक कॉमर्स का फ्यूचर क्या देखते हैं, जिनको इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है, और सेकेंडली हम तो यहाँ पे बहुत बेसिक लेवल के मसले डिस्कस कर रहे हैं कि चीज़ें टूट जाती हैं ये वो। तो अभी हमने देखा काफ़ी स्टार्टअप ऐसे थे जो क्विक कॉमर्स पे काम कर रहे थे, बंद हो गए। इवन तो दराज की बात करूँ तो दराज ने भी क्विक कॉमर्स को इनिशिएट किया था कि अगर आप स्पेसिफिक आवर से पहले ऑर्डर करते हो ना, सुबह 9 बजे से या समथिंग, आप स्पेसिफिक एरिया में हो तो हम आपको डिलीवर कर देंगे। लेकिन उन्होंने भी फिर इसको मेरे ख्याल से रोक दिया। अभी भी ये ऐसे नहीं हो रहा एग्रेसिवली। इसके 2 एस्पेक्ट हैं। क्विक कॉमर्स हर इंडस्ट्री की नीड नहीं है, उसको अननेसेसरी इम्पोज करना इज समथिंग, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, आप खुद से तो क्विक कॉमर्स नहीं करोगे ना, जब तक कस्टमर की नीड नहीं है आप कॉस्ट क्यों इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, अपैरल मार्केट होगी आपकी, शू फुटवेयर वाली होगी, हाँ मेडिसिन आपको क्विक कॉमर्स पे चाहिए, फूड आपको क्विक कॉमर्स पे चाहिए। अपैरल के ऊपर आप एज अ स्टैंडर्ड नहीं यूज़ कर सकते अनलेस कि कोई बंदा स्पेशल रिक्वेस्ट लेके आए। उसके ऊपर वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट। हमने पांडागो के साथ इंटीग्रेशन की है और वो क्विक कॉमर्स तो आपका चल रही 2 व्हीलर्स पे, वो 4 व्हीलर तो है ही नहीं। सो वी हैव दैट इंटीग्रेशन, जो हमने मल्टीपल बाई किया और जो 2 व्हीलर्स हैं उनके साथ उनकी कनेक्टिविटी की भी है। और अगर कोई स्पेशल रिक्वेस्ट आती है किसी कंज्यूमर की और उसकी अवेलेबिलिटी है तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर उधर जाता है आउटलेट पे और उसका टाइम आ जाता है कि इतने टाइम पे पिक पैक शिप करना है, विच मीन्स कि वो प्रायोरिटी पे ऊपर आ जाता है क्योंकि कंज्यूमर से आपने उसका एडिशनल चार्ज किया, एक्सप्रेस डिलीवरी और समथिंग। और वो ही सिर्फ ऑर्डर्स जो जाते हैं वो जो कि कॉमर्स ऑफर कर रहे हैं एज अ 2 व्हीलर डिलीवरी, वो उन पे चला जाता है। ठीक है, देखिए बात फिर वही है कि ये सारी चीज़ें क्रैक तो हो रही हैं लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। असल फ़ायदा तो वो है ना कि क्विक कॉमर्स वो भी कर सके जिसके महीने के 500 ऑर्डर हैं। हमारा पाकिस्तान में देयर इज़ 2 सेगमेंट्स, एक वो जो सब कुछ कर सकता है, एक वो जिसको नहीं पता कि जो सब कुछ करने वाली चीज़ें वो मैं अपने पास कैसे अवेल कर सकता हूँ। वहाँ पे चीज़ों का सेंट्रलाइज होना,
वहाँ पे चीज़ों का इनेबल होना और वहाँ पे उस बिज़नेस को इनिशिएट करना। जैसे अभी फुलफिलमेंट सेंटर की बात हो रही थी कि एक ही फुलफिलमेंट सेंटर कश्मीर में ओपन कर दो, जिसमें बड़े ब्रांड्स भी ले आओ, जिसमें आपके एसएमईज भी ले आओ, स्टार्टअप भी ले आओ, उधर हब बना दो, ठीक है। उधर कोई लोकल बंदा, उधर क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट भी निकलेगी, आपकी डिलीवरी भी टाइम पे होगी, आपको वैल्यू एडिशन भी मिलेगी, कस्टमर अटेंशन भी मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स टू स्टडी, टू एनालाइज एंड टू प्रोसेस एंड टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। तो क्विक कॉमर्स इज द फ्यूचर, क्योंकि एक देखिए टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है ना, वो डे बाय डे क्विक कॉमर्स कब नहीं कर सकते थे, जब एक ऑर्डर के ऊपर 100 रुपये कॉस्ट आती। अब जब टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बन गई, जिसने बना ली थी वो और सस्ती दे देगा, ठीक है। जो फूड दे रहा था उसी को आपने यूटिलाइज कर दिया, तो वो शेयरिंग मॉडल हो गया, ठीक है। तो अब अगर आपको पता है कि यार एक ऑर्डर में 10 रुपये में मैं क्विक कॉमर्स कर सकता हूँ और मैंने उसकी ऑटोमेशन लगा दी, जो मेरा लॉयल कस्टमर है मैं सिर्फ उसको दूंगा, तो वो एक वैल्यू एडिशन उस चेन में ऐड हो जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रियल टाइम ट्रैकिंग जो है ना, वो कंज्यूमर को ब्रांड के साथ कनेक्टेड रखती है और उसमें कोई गैप नहीं होता। और अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्रांड टू कोरियर, कोरियर टू कंज्यूमर 80% रिजॉल्व हो जाएगी अगर अब ये रियल टाइम ट्रैकिंग अगर आ जाए। तो यार कस्टमर का देखो, कस्टमर का मज़ा ही और हो जाता है, ठीक है। वो कहता है ना, मरे हुए का सुकून आ जाता है, गुमे हुए का सुकून नहीं आता। ऑर्डर प्लेस करके जब गुम जाता है तो कस्टमर को फलाने भाई अच्छा आप क्या करें, आप ये लिंक लें और जाके TCS के पोर्टल पे चले जाएं। ओ भाई वो लेमैन है, उसको सिर्फ 3 चीज़ें समझ आती है, मैंने प्लेस किया, आउट फॉर डिलीवरी है और मेरे घर पहुंचेगा। उस पर आ जाता है होल्ड ड्यू टू दिस, TCS ड्यू टू दिस 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 दिस, और वो कस्टमर बेचारे को क्या समझ आनी है कि ये क्या है, कंसाइनी नॉट अवेलेबल CNA लिख देते हैं, ठीक है। और वो बेचारा जो पढ़ रहा होता है वो घर बैठा होता है, 2 दिन से वेट कर रहा होता है उस पार्सल का। अब ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपका गवर्नमेंट सेक्टर आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, नादरा को इनेबल करें। अभी उन्होंने कोई बायोमेट्रिक वगैरह दिया भी है, लेकिन ये चीज़ें इनको अपडेट वगैरह करना, इसकी श्योरिटी लेना। कनाडा में ना और US में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जब कहीं भी डाटा आता है ना, आप उस API को हिट करके या उधर डाटा हिट करके देख सकते हो डाटा ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो डाटा इट्स नॉट मैचिंग विद गवर्नमेंट डेटा, इसका मतलब है इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई देयर इज समथिंग फिशी और देयर इज अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट्स, लॉजिस्टिक इज ऑल अबाउट डिलीवरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। हमें एज अ ब्रांड ये नहीं पूछना चाहिए कोरियर से कि आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया नहीं किया। हमें एज अ ब्रांड ये पूछना चाहिए कि आपने हमारे कंज्यूमर को राइट एक्सपीरियंस डिलीवर किया या नहीं किया। That's it. Thank you everyone for watching this video. और अगर आप e-commerce में इंटरेस्ट रखते हैं and if you want to learn more things related to the e-commerce, so इसी की और सीरीज़ भी है, there are multiple videos, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। Thank you.